अपने शो में हम बात करेंगे कांग्रेस को एक के बाद एक लगने वाले झटकों की। इसमें पुरी के कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ा झटका लगा। दिल्ली में वोटिंग से पहले कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस के 5 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। अरविंदर सिंह लवली, जो अभी तक प्रदेश की कमान संभाल रहे थे, अध्यक्ष थे, बीजेपी में शामिल हो गए। राजकुमार चौहान भी बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व एमएलए नसीब सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए और पूर्व एमएलए नीरज बसोया भी बीजेपी में शामिल हो गए। 28 अप्रैल को लवली ने इस्तीफा दिया था। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद में आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एन चुनाव के बीच में ये फैसला एक बड़ा झटका है, क्योंकि दोबारा जब उन्होंने कांग्रेस में वापसी की थी तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दिया गया था, लेकिन ऐसा लगा कि वो कांग्रेस में अपनी संभावनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं थे। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस का दामन छोड़ा और आपको जेपी नड्डा के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी गुगली मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान नज़दीक है और अरविंदर लवली फिर से बीजेपी का दामन थामते दिखाई दिए हैं। इस पर हमने कई विशेषज्ञों से बात की। वरुण पुरोहित कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, आज भी कांग्रेस के साथ हैं। उनका ऐसा मानना है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद नहीं होना और नेतृत्व की कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ। वो खुद स्वीकार कर रहे थे इस मंच पर। उन्होंने हमारे खास शो में बातचीत करते हुए ये बात कही है। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं इसलिए भी नहीं आई हैं क्योंकि अरविंदर सिंह लवली पहले भी इस तरीके से बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। चुनाव के वक्त जब इस तरह की घटना होती है और तो वो एक बड़े मैसेज के तौर पर सामने जाती है। ओडिशा में भी इसी तरह कांग्रेस को झटका लगा, उसकी भी हम बात करेंगे। और उससे पहले आपको याद होगा सूरत में बीजेपी को जीत मिली थी निर्विरोध। वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी एक तरीके से जीत गए क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया। कुल मिलाकर ये बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए दौर बहुत ही कठिनाइयों का और चुनौती का है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक बात पुरजोर तरीके से अपनी चुनावी सभाओं में कहते रहे और वो ये कि कांग्रेस को ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और अब हम स्थितियां देख रहे हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की अगर राजनीति की बात करें तो कांग्रेस में हाल का दौर बहुत ही उथल पुथल का दौर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से ही ये शुरू हो गया था, जब सबसे पहले अशोक गहलोत ने एक झटका दे दिया। अशोक गहलोत अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गए, मुख्यमंत्री बने रहने की वहाँ से जो बात शुरू हुई थी। आज बेशक अशोक गहलोत साथ में बने हुए हैं, लेकिन एक तरीके से उनके बागी तेवर देखने को मिले। अब कांग्रेस में एक बिखराव देखने को मिलता है। गांधी परिवार के इर्द गिर्द पूरी सियासत हम देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बात बहुत स्पष्ट है कि राजनीति में अलग अलग धुरियों पर कांग्रेस दिखाई पड़ती है। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए, ये एक बड़ा झटका है। लेकिन अकेले लवली ही बीजेपी में शामिल नहीं हुए, उनके अलावा राजकुमार चौहान भी बीजेपी में शामिल हुए, नसीब सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए, नीरज बसोया भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, पूर्व विधायक हैं। तो ये 4 चेहरे जब शामिल हुए बीजेपी में, तो इसके बाद दिल्ली में क्या होगा। अच्छा, दिल्ली की राजनीति की बात करें तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ रही सभी सीटों पर, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे भी बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने। और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत
अब बड़ा सवाल है कि आखिर अरविंदर सिंह लवली रूठे क्यों। उन्होंने हालांकि कुछ कारण खुद बताए हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अरविंदर सिंह लवली पहले भी रूठ चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ फैसले हुए हैं, ये बात उन्होंने कही है। उदित राज, कन्हैया कुमार को टिकट दिए गए, आपके साथ गठबंधन का फैसला। तो कुछ कारण तो बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में यहीं ये विरोध नहीं हो रहा है। इसके पंजाब में भी आपने देखा था विरोध हुआ है, और पंजाब में बात इसलिए बन भी नहीं पाई। गुजरात में भी कई जगहों पर विरोध हुआ था। दरअसल आम आदमी पार्टी की पूरी सियासत जो है वो कांग्रेस के खत्म होने से, कांग्रेस के खिलाफ ही शुरू हुई, और अब देखते ही देखते आम आदमी पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, पुराने नेताओं को बात जच नहीं रही थी, पच नहीं रही थी। अरविंदर सिंह लवली को भी आप उनमें से एक मान सकते हैं। हालांकि अरविंदर सिंह लवली की सियासत की बात करें तो वो दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को वो देख चुके हैं। एक समय पर वो इस रेस में बड़े आगे माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सियासत पिछड़ती गई कांग्रेस के लिहाज से। कांग्रेस के संगठन की अगर बात करें तो कांग्रेस संगठन में एक बड़ा पेंच ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे मोर्चे, आपको याद होगा कि जब अध्यक्ष पद की बात चल रही थी तब भी बहुत सारे चेहरे जो हैं वो विरोध में आए थे या चाहते थे कि एक बार गांधी परिवार से इतर भी कोई चेहरा होना चाहिए। मनीष तिवारी हैं, शशि थरूर हैं, इन लोगों ने भी उस समय पर चुनाव लड़ने का मन बनाया था। तो चुनाव के बीच में लवली का इस्तीफा हुआ है और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम उठा लिया और सीटों के बंटवारे को लेकर उनकी नाराजगी है। आम आदमी पार्टी के साथ समझौते पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। हालांकि सवाल उठ सकता है कि क्या इतनी ही वजह है या कोई और बड़ी वजह हो सकती है। अब लवली ने कुर्सी क्यों छोड़ी, ये भी एक बड़ी बात है। झूठे आरोप लगाने वाली पार्टी से समझौता किया गया, यानी आम आदमी पार्टी से समझौता। आम आदमी पार्टी से गठजोड़ को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर लवली नाराज थे। बिना राय मशवरा किए फैसले लिए गए हैं, इन पर उन्होंने सवाल उठाया। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पश्चिम सीट पर उन्होंने सवाल उठाया। जैसे कन्हैया कुमार को यहाँ से टिकट दिया गया है, तो इसको लेकर बहुत अंतिम समय में ये निर्णय लिया गया था और इसको लेकर वो नाराज़ चल रहे थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो आगे उनकी क्या भूमिकाएं होंगी ये बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर पिछली बार जब वो बीजेपी में गए थे तो फिर से उन्हें कांग्रेस की तरफ आना पड़ा था और कांग्रेस ने हाथों हाथ ले लिया था। वरुण पुरोहित इसको बड़ी गलती मानते, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोई जाने वाले को वापस लेकर फिर आप प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, ये एक बड़ी गलती पहले कांग्रेस कर चुकी है, जो एक बार फिर की। तो ये कांग्रेस का पक्ष है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से और इस पर कुछ ज़्यादा बातें आई नहीं हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थिति जो है बहुत गड़बड़ाई है। कुछ तथ्य आप यहाँ पर देख पाएंगे। 10 साल में सीएम रहे 14 नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। इनमें अशोक चव्हाण हैं, किरण कुमार रेड्डी हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, दिगंबर कामत हैं, प्रताप सिंह राणे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, लुइजिनो फलेरो हैं, एसएम कृष्णा हैं, नारायण राणे हैं, विजय बहुगुणा हैं, पेमा खांडू हैं, रवि नाइक हैं, जगदम्बिका पाल हैं। एक समय पर टेलीविजन पर कांग्रेस का चेहरा हुआ था। मेरे साथ भी ये मज़ेदार घटना हुई थी कि 2 दिन पहले मैं उनसे कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहा था और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर। इसी तरह नारायण दत्त तिवारी भी नाराज़ हुए थे, हालांकि वो गुजरे ज़माने की राजनीति हो गए। अब 2022 में 12 नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा है। कांग्रेस से जिन लोगों का मोह भंग हुआ, 10 साल में जो सीएम रहे उनके नाम आप देख पा रहे हैं, मैंने बताया आपको। और अगर 2022 से 12 नेताओं की बात की जाए तो इनमें गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस का साथ छोड़ा, जयवीर शेरगिल हैं, 25 अगस्त 2022 को छोड़ा, कुलदीप बिश्नोई हैं, 3 अगस्त 2022 को साथ छोड़ा। और बड़ा झटका था कपिल सिब्बल सॉफ्ट तौर पर रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा में पहुंचे। अब वो भी कुछ चीज़ों को लेकर नाराज़ चल रहे थे, लेकिन इतने पुराने कांग्रेसी हैं, नेहरू गांधी परिवार के साथ इतने करीबी रहे कि बहुत खुलकर उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन कपिल सिब्बल ने भी 16 मई 2022 को साथ छोड़ दिया। वकील के तौर पर आपको वो राहुल गांधी के तमाम मामलों में दिखाई देते हैं। सुनील जाखड़ हैं, बड़ा नाम थे एक समय पर, 14 मई 2022 को छोड़ा। हार्दिक पटेल तो एक समय पर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सियासत में एक नए चेहरे के तौर पर उभर कर आए हैं, लेकिन 18 मई 2022 को उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। रिपुन बोरा हैं, अश्विनी कुमार हैं, आरपीएन सिंह हैं, सुप्रिया एरोन हैं, अदिति सिंह है, लंबी लिस्ट है, इमरान मसूद, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अब कांग्रेस से मोह भंग की क्या वजह हो सकती हैं इन अलग अलग नेताओं की? क्या इन्हें कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिखाई देता है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता खासतौर पर प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगी? दिल्ली में लगे करंट के बारे में विस्तार
विस्तार से आपको बताया, इतिहास भी बताया कि हाल के दिनों में किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, अन्य पार्टियों में चले गए या ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। लेकिन नामांकन के मामले में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में चौथा झटका लग गया कांग्रेस को। गुजरात के सूरत और मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब ओडिशा में भी कांग्रेस को झटका लगा। खजुराहो का भी एक मामला आप देख सकते हैं, हालांकि वो समाजवादी पार्टी का मामला है। यहां से भी कांग्रेस की उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बड़ी बात यह है कि सुचारिता मोहंती बीजेपी के संबित पात्रा के खिलाफ चुनावी मैदान में थी। सुचारिता के इस कदम से जहां बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस में मायूसी है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में श और मात का खेल जारी है। कहीं कोई पार्टी छोड़ रहा है तो कहीं कोई ऐन वक्त पर चुनाव लड़ने से ही किनारा कर ले रहा है। इस बार ओडिशा की पूरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने पैसों की कमी से चुनावी मैदान में ताल ठोकने से ही मना कर दिया। सुचारिता ने कहा पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए फंड ही नहीं दे रही है और बिना फंड के लोकसभा चुनाव लड़ना उनके लिए संभव ही नहीं है, लिहाजा वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। No, I haven't denied. Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. So it was not possible for me to campaign with these two conditions. सुचारिता ने कहा कि मैं एक पीपल ओरिएंटेड कैंपेन चाहती थी। इसके लिए पूरी की जनता से डोनेशन भी मांगा और क्यूआर कोड भी जारी किया, लेकिन फंड जुटाने में ये प्रयास भी नाकाफी रहे। यही नहीं, सुचारिता ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी पत्र लिखा कि उनका चुनावी कैंपेन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो वहीं ओडिशा कांग्रेस की ओर से सुचारिता से कहा गया कि आप खुद ही फंड का इंतजाम कीजिए। सुचारिता ने खुद के चुनाव न लड़ने को लेकर बीजेपी और बीजेटी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां पैसों के पहाड़ पर बैठी हैं। चुनाव में धन बल का प्रदर्शन हो रहा है, जिससे इनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया था। इससे पहले सूरत और इंदौर में भी इस तरह की घटना देखने को मिल चुकी है। इंदौर में जहां लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना पर्चा वापस लेकर बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं सूरत में कांग्रेस के नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हालांकि देखिए, उड़ीसा में मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर बीजेडी और बीजेपी के बीच में भी एक टक्कर है। एक समय पर साथ में थे, लेकिन इस बार अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी की ये स्थिति सचमुच में ऐसा लगता है कि बड़ी जेन्युइन स्थिति जो सुचारिता मोहंती बता रही हैं वो हो सकती है। कौन है सुचारिता मोहंती, वो भी जान लेते हैं। 10 साल से राजनीति में है सुचारिता मोहंती, पहले पेशे से पत्रकार रहीं। सुचारिता ने 2014 में भी पूरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और बीजेडी के पिनाकी मिश्रा से हारकर दूसरे नंबर पर रही थी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा है यहाँ से पूरी से। सुचारिता को तब 2,59,800 वोट भी मिले थे। तो इससे ये बहुत स्पष्ट होता है कि ऐसा नहीं है कि इनका जनाधार बिल्कुल ना हो। कांग्रेस ने 2019 में सत्यप्रकाश नायक को मौका दिया था। सत्यप्रकाश नायक 2019 में तीसरे नंबर पर रहे और सत्यप्रकाश नायक की अगर बात करें तो वो तो तीसरे नंबर पर रहे। साल 2024 में कांग्रेस ने सुचारिता मोहंती को दोबारा मैदान में उतार दिया। फंड की कमी का हवाला देकर, जैसा भी आपने उनको सुना, सुचारिता ने अपना दावा छोड़ दिया है। पुरी में अब संबित पात्रा और बीजेडी के अरूप पटनायक के बीच में सीधा मुकाबला। हालांकि एक बात बहुत स्पष्ट है कि पहले भी मुकाबला इन्हीं दो के बीच में ज़्यादा मजबूत माना जा रहा था और सुचारिता जो है वो तीसरे नंबर पर कहीं दिखाई देती थी। अब वो उनके पास पैसा नहीं है, फंड की कमी बता रही हैं, तो बड़ी जेन्युइन स्थिति है। तो थोड़ा सा सूरत और इंदौर के मुकाबले ये स्थिति अलग दिखाई पड़ती है पुरी में। अब सवाल है, पुरी में संबित पात्रा की राह आसान है क्या? हालांकि मैंने कुछ बातें इस पर रखी। कांग्रेस प्रत्याशी के हटने से बीजेपी की राह आसान तो होगी कुछ हद तक। पुरी सीट से अब बीजेडी उम्मीदवार को भी फायदा है और ज़्यादा फायदा है,
क्योंकि अपोजिशन के जितने वोट हैं, जो बीजेपी के खिलाफ के वोट हैं, वो बहुत मुमकिन है कि अब बीजेडी के प्रत्याशी को मिले। बीजेपी से संबित पात्रा लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, तो बीजेडी से अरूप पटनायक पार्टी का चेहरा है और अरूप पटनायक भी मजबूत उम्मीदवार हैं यहाँ पर। बीजेडी उम्मीदवार पिनाकी मिश्रा ने 2019 चुनाव में बाजी मारी। 2019 चुनाव में संबित पात्रा ने भी यहाँ से ताल ठोकी थी और पिनाकी मिश्रा से हार गए थे। संबित पात्रा टेलीविजन का बड़ा मशहूर चेहरा रहे हैं, चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन चल नहीं पाया मामला। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उन पर भरोसा जताया है। पिनाकी मिश्रा को 5,38,321 वोट मिले थे, करीबी मुकाबला था। संबित पात्रा को भी 5,26,607 वोट हासिल हुए थे। 2019 में संबित पात्रा दूसरे नंबर पर रहे। इस बार 2024 चुनाव में बीजेडी ने अरूप पटनायक को उतारा है। अरूप पटनायक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं। संबित पात्रा का अरूप पटनायक से सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन बिल्कुल अलग स्थिति सूरत और इंदौर में थी, क्योंकि यहाँ पर तो सीधे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला था। तो सूरत और इंदौर में बड़ा खेला पहले ही हो चुका है। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभाणी का नामांकन खारिज हुआ और जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में फर्क मिला था। नामांकन फॉर्म पर प्रस्तावकों के हस्ताक्षर असली नहीं मिले। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल ने नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई। बीजेपी ने अन्य 8 नामांकन पत्र भी वापस करवाए, ऐसा कहा गया, या अन्य लोगों ने जो निर्दलीय थे या दूसरे प्रत्याशी खड़े थे, उन्होंने नामांकन वापस ले लिए। बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध विजेता घोषित हुए। कांग्रेस ने नीलेश कुंभाणी पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप भी लगाया। नीलेश कुंभाणी 6 साल के लिए कांग्रेस से निलंबित किए गए हैं। तो ये तो नीलेश कुंभाणी की बात हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ऐसा ही खेल हुआ। नामांकन वापसी के आखिरी दिन अक्षय कांति बम ने झटका दे दिया। बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी के समर्थन में पर्चा लौटाया। बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में अक्षय कांति बीजेपी में शामिल भी हो गए। बीजेपी के शंकर लालवानी का संसद पहुंचना तय हो गया, क्योंकि यहाँ तो सीधा मुकाबला जो है वो हालांकि वैसे भी इंदौर एक मजबूत सीट है। शंकर लालवानी पिछली बार भी चुने गए थे। सुमित्रा महाजन तो कई दफ़ा यहाँ से सांसद बनकर आती रही। तो बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है, विधानसभा के लिहाज से भी और लोकसभा सीट के लिहाज से भी। लेकिन फिर भी जब कोई प्रत्याशी सामने नहीं होता है, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी बीजेपी में अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका एक बड़ा इंप्रेशन जाता है आसपास की सीटों पर। तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। मालवा, निमाड़, अन्य क्षेत्रों में ऐसी उम्मीद बीजेपी के नेता कर रहे होंगे। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी एक बड़ा दावा किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम एक समय पर कांग्रेस के अच्छे मुखर नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब उनके सुर बिल्कुल बदल चुके हैं। वो कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमलावर रहते हैं। 4 जून के बाद 2 धड़ों में बढ़ जाएगी कांग्रेस, ये उन्होंने बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गुट में बढ़ जाएगी कांग्रेस, और राहुल को रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि वो इस तरह की कई बार बातें कहते रहते हैं, तो ये कुछ बातें हैं जो उन्होंने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए कही हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन इस वक्त हमारे साथ हैं। आचार्य जी, सबसे पहले ये कि राहुल गांधी अब वायनाड के बाद अमेठी न जाकर के रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर दूसरा सवाल ये भी उठता है कि प्रियंका गांधी गया साइडलाइन कर दिया गया। रॉबर्ट वाड्रा इस बार बहुत कह रहे थे कि वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कांग्रेस से अपील कर रहे थे, उनको भी अनदेखी कर दी गई। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जी को अमेठी नहीं छोड़ना चाहिए था। अमेठी से जो सीट बदलने का फैसला है, अमेठी छोड़ने का जो फैसला है, वो उनके पलायन के रूप में देखा जा रहा है। और जब युद्ध के दरमियान कोई योद्धा युद्ध से भाग जाता है, कोई सेनापति भागता है, तो फिर सेना भी साथ छोड़ देती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। रायबरेली का जहां तक सवाल है, तो रायबरेली जाने से अच्छा था कि वो रावलपिंडी से चुनाव लड़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आजकल उनकी डिमांड पाकिस्तान में बहुत बढ़ रही है। पाकिस्तान में उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो रायबरेली से तो अच्छा था, रावलपिंडी से चुनाव लड़ते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन इस तरीके से प्रियंका जो है उनको ना उतारना रायबरेली से, उनको टिकट नहीं देना, जबकि एक तरह से जीत वहां से सकती थी प्रियंका, तो कांग्रेस के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? प्रियंका को क्या लगता है कि बार बार साइड लाइन किया जा रहा है? प्रियंका जी के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है और इस साजिश का शिकार हुई है प्रियंका गांधी। और ये साजिश राहुल गांधी जी के कैंप के द्वारा पिछले कई सालों से चल रही है। हर बार राहुल गांधी का कैंप जीत जाता, प्रियंका गांधी हार जाती है। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी जी के सपोर्टर्स के दिलों में ज्वालामुखी धधक रहा है।
वो 4 जून के बाद फटेगा और कांग्रेस 2 भागों में बंट जाएगी, कांग्रेस आर, कांग्रेस पी। बात बड़ी है छोटी, लेकिन ऐसा होना सुनिश्चित है। आचार्य प्रमोद कृष्णन इस वक्त हमारे साथ थे, कह रहे हैं कि 4 जून के बाद पता चलेगा कि जो कांग्रेस के अंदर हो रहा है उसका रिजल्ट किस तरीके से बाहर निकल के आ सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा।